हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम राजस्थान जीके के जो वीडियो पढ़ रहे थे। राजस्थान में हमारे राजस्थान की संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में है ये वीडियो। इससे पहले अपन ने इस टॉपिक के 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो सूचनात्मक तरीके से था और 3 वीडियो कंटिन्यू कंटेंट वाइज बन चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पहले वाली वीडियो में आ चुकी है ये बात है। और अलग अलग विद्वानों के, इतिहासकारों के, लेखकों के क्या क्या जो मत थे वो इसमें पढ़ चुके थे। इसके बाद जो विस्तार से टॉपिक है, सबने अपने अपने मत बता दिए थे। विस्तार से जो नया टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश और उनका परिचय, ये पढ़ेंगे। यानी ये थोड़ा टॉपिक लंबा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ना है और बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना है अपने को। टॉपिक लंबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन भी अधिक आएंगे फिर, और इम्पोर्टेंट भी अधिक है, महत्व रखता है ये। तो इस प्रकार से देखें तो राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से होंगे, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, और इसमें जो भी दिया गया होगा वह ऑथेंटिक होगा, बढ़ा चढ़ा के नहीं मिलेगा, बल्कि कट करके ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो मिलेगा वह ठीक मिलेगा। बाई चांस कोई मिसप्रिंट हो जाए वो एक अलग इश्यू है, लेकिन जहाँ तक भी इसमें तथ्यों का अनुमान है वह सही ही माना जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई पुस्तक है। तो कोर्ट में भी अगर कोई पेंडिंग प्रक्यूशन अलझता है, उसका उलझता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी बुकों का ही रेफरेंस दिया जाता है वहाँ पे, किसे गाइड करने हो करके। तो अपन इसमें पढ़ेंगे, उन तथ्यों को याद करते हुए पढ़ेंगे। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि जब भी अपने इन राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण इसमें या प्रमुख शब्द लिखा हुआ है, तो प्रमुख का मतलब होता है कि हम क्रम से न पढ़ करके, जैसे मान लीजिए पहले नंबर का राजा बहुत ही फिर ख्याति प्राप्त थे, प्रसिद्ध थे, और फिर 2-3 डाउन हो गए, और फिर उसके बाद में चौथे नंबर का राजा है न, जो उसने बहुत ज़्यादा विकास किया, बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध जीते, बहुत ज़्यादा विस्तार किया राज्य का, सम्राट, उनकी अलग सामरिक विशेषताएं हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट बीच वाले 3 के बारे में नहीं है। उसके बाद में दूसरा तीसरा कोई नहीं है। फिर इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई और विश्व प्रसिद्ध हो गई ये बात, तो फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हो गया कि प्रमुख राजपूतों वंशों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके प्रमुख वंश में जो महत्वपूर्ण राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। बुक में इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले है गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। अब इसमें बात ही लिख दी कि प्रतापी शासक, यानी जो महत्वपूर्ण हैं, जिनकी ख्याति विश्व में फैली हुई है, उनके बारे में पढ़ेंगे, न कि विस्तार से सबके बारे में। तो इस पुस्तक में जिस प्रकार से दिया हुआ है अपन उतना ही पढ़ेंगे। पहला वंश है गुहिल वंश है। तो गुहिल वंश कहाँ पे था, कौन कौन सी रियासतों पे राज किया करते थे, कहाँ पे किसने मतलब इनकी स्थापना की, तो इस प्रकार से विस्तार से जानेंगे। तो आप एक नंबर पे रखें गुहिल वंश। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। अब वर्तमान में ये है जिलों में विभाजित हो गया है। जैसे उदयपुर जिला अलग है, राजसमंद जिला अलग है, चित्तौड़ अलग है, प्रतापगढ़ अलग है। लेकिन पहले ये एक सम्मिलित रूप था। इन जिलों के नाम नहीं थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ऐसे नाम नहीं थे, और एक बड़ा भूभाग था, और उस बड़े भूभाग को मेवाड़ कहते थे। मेवाड़ कहते थे। तो इस बात को याद रखें कि मेवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सब वर्तमान में आते हैं पूरे पूरे। तो मेवाड़। अभी है गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। तो सबसे पहली बात हो गई कि गुहिल वंश का शासन किस रियासत में था, तो मेवाड़ रियासत में था, या मेवाड़ क्षेत्र में इन्होंने राज किया या शासन किया। एक बात तो ये हो गई। अगला है इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। मतलब इस वंश का नामकरण यानी गुहिल वंश, गुहिल क्यों रखा गया, तो इसका जो राजा था पहले नंबर का वह गुहिल था, उसका नाम था, यानी प्रतापी शासक, और बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका योगदान है, तो इसलिए उनके नाम के ऊपर इस वंश का नाम रख दिया गया गुहिल वंश। तो ये है, इस वंश के प्रतापी शासक थे शुरुआती में गुहिल, तो उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम पड़ा गुहिल वंश। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। इसका मतलब कोई एक मत नहीं हुआ, यानी सब अलग अलग बात करें, यानी अनेक मत प्रचलित हैं, तो अपन कह नहीं सकते कि उसी स्थान से इस वंश की उत्पत्ति हुई है। अबुल फजल इन्हें, अब अबुल फजल
एक इतिहासकार हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है अबुल फजल ने, अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित बताता है। ये अबुल फजल के विचार हैं, ये मैं नहीं कह रहा। ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित करता है। तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता, और कर्नल जेम्स टोड भी है, एक बड़े इतिहासकार रहे राजस्थान के, अपने पहले वाले वीडियो में इनकी चर्चा कर चुके हैं। तो कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन्सी तो मोहनोत नैन्सी हैं, ये भी इतिहासकार हैं। तो नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। यानी वो दो विदेशी जो इतिहासकार है वो बोल रहे हैं कि नौसेखा से है या वल्लभी शासकों से संबंधित है, और ये नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी में कि लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। यानी कब किया था, ये डॉक्टर हीराचंद ओझा जी के विचार हैं, इन्होंने अध्ययन में इनके निकाला है ये निष्कर्ष कि गुहिल वंश का शासन कब स्थापित हुआ, यानी कब शुरू हुआ था। तो लगभग 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में हुआ था। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ बप्पा। इन सबसे पहला तो गुहिल वंश कब स्थापना हुआ, तो लगभग 566, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यानी 566 ही है, ये नहीं है। 67 भी हो सकता है और 65 भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसका मतलब जहाँ तक सोर्स प्राप्त हुए हैं उनमें 566 ईस्वी है, 566 ईस्वी है। और गुहिल वंश का पहला शासक जो था वो किसका है, महाराजा गुहिल ही हो गए, उनके नाम के ऊपर ही गुहिल वंश का स्थापना हुआ। अब इसके बाद में और भी राजा हैं, उनके बारे में कुछ प्राप्त नहीं है सोर्स। उसके बाद में फिर कौन से वे महत्वपूर्ण जो राजा आए थे गुहिल वंश के गुहिल के बाद दूसरे नंबर पे नहीं था, क्योंकि और भी कोई आए होंगे, लेकिन प्रतापी शासक की बात है। प्रतापी शासक हुआ बप्पा हुआ, यानी बप्पा रावल जिसे नाम फेमस है उनका। बप्पा रावल का कार्यकाल था 734 से लेकर 753 ईस्वी तक है, 734 से लेकर 753 ईस्वी तक। अब 734 से पहले के राजा कहाँ गए, तो क्योंकि उनके इतने सोर्स प्राप्त नहीं है, इसलिए इनको पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया। दूसरी बात, प्रतापी शासकों की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो ये बात पहले क्लियर हो चुकी थी, जो महत्वपूर्ण राजा हैं उन्हीं के बारे में चर्चा है। तो गुहिल वंश का फिर बाद वाला शासक कौन था, बप्पा रावल। अब आपसे पूछे कि बप्पा रावल किस वंश से संबंधित हैं, तो अपन कहेंगे कि गुहिल वंश से संबंधित हैं। बप्पा रावल का कार्यकाल कितना था, 734 से 753 ईस्वी तक, ठीक है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अभी राज प्रशस्ति राजसमंद जिले में है, और पत्थर का एक लेख है, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ लेख है, तो उसको राज प्रशस्ति बोलते हैं। महाराजा राज सिंह ने इसको गुदवाया था, तैयार करवाया था। तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि बप्पा ने या बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक थे कौन, मान मौर्य। चित्तौड़ के शासक थे मान मौर्य, और उन मान मौर्य को परास्त किया युद्ध में, और फिर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और फिर चित्तौड़ के माध्यम से पूरे मेवाड़ के ऊपर अधिकार जमा लिया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। नागदा यानी नागदा में अपना कार्यभार, प्रशासनिक कार्यभार किया करते थे, वहीं पे बैठा करते थे। इनका महल तो मुख्य था कार्यशैली करने का, तो वह नागदा था। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान लकुलिस को सम्मिलित है ये, समर्पित हैं। तो ये एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया, कैलाशपुरी में। अब आपसे पूछे कि कैलाशपुरी में जो भगवान लकुलिस का एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल की राजधानी क्या थी, नागदा थी। बप्पा रावल ने किसको परास्त किया, मान मौर्य को। कहाँ के शासक थे, चित्तौड़ के, यानी वहाँ से शुरुआत हुई थी इनके कार्यकाल की। इसके बाद में है एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता भी थे। एकलिंग जी की इस मूर्ति किसने बनवाई थी या मंदिर किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने बनवाया था। और गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे, तो एकलिंग जी महाराज गुहिल वंश के कुल देवता थे, एकलिंग जी महाराज। अगला है गौरी शंकर हीराचंद ओदा के अनुसार। अब ये गौरी शंकर हीराचंद जी कौन है, ये इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है इन्होंने, और अपने विचार दिए हैं, लिखे हैं। इतिहासकार के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम काल भोज था। अब इस बात को स्पेशल नोट कर लें कि जो बप्पा रावल थे उनका वास्तविक नाम क्या था, यानी सही नाम था वो काल भोज था, काल भोज। सही नाम क्या था, वास्तविक बप्पा का वास्तविक नाम था काल भोज। और बप्पा काल भोज की उपाधि थी। और बप्पा क्यों कहते थे, उसको एक उपाधि दी हुई थी, उपाधि, तो उस उपाधि को मतलब थोड़े सम्मानपूर्वक की उपाधि थी, इसलिए उनसे बप्पा कहा करते थे।
वास्तविक नाम बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। और उसकी उपाधि थी बप्पा। तो इसलिए बप्पा से ज़्यादा बोला करते थे। जैसे अपन किसी भी छोटा लड़का छोटा ही होता है, बोलने बोलने लगता है वो पंच क्या कर रहा है, तो पंच की उपाधि है, न कि वो उसका नाम पंच है। ऐसे उसको कुछ भी बोल देते हैं ऐसे उपाधि। तो ये उपाधि दे रखी थी बप्पा नाम की, कालभोज की उपाधि थी ये। वीर विनोद की रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा। अब एक लेख है, ये पुस्तक है राजस्थान की प्रमुख, तो याद रखें कि वीर विनोद एक पुस्तक का नाम है। वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद एक पुस्तक का नाम है। और वीर विनोद किसने लिखी थी? तो याद रखें, श्यामल दास ने, कविराज श्यामल दास ने। वीर विनोद की रचना किसने की? श्यामल दास ने की थी। एक अलग से पॉइंट याद रखेंगे, वीर विनोद की रचनाकार कौन है? तो श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। कविराज तो नाम लगा रखा है, वैसे नाम ही इसका श्यामल दास है। तो वीर विनोद की रचना किसने की? श्यामल दास ने की। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, अपितु खिताब था। खिताब का मतलब उपलब्धि थी, या फिर अपन कहते हैं कि उनको एक उपाधि दे रखी थी, तो वही था, पुरस्कार के रूप में था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में था। अभी मान्यता है, क्लियर नहीं ये बात है कि चित्तौड़ के शासक कौन थे? मान मौर्य थे। मान मौर्य को परास्त करके ही ये बनी थी। ये बात अपन पहले वाले 2 लाइनों को पढ़ चुके कि चित्तौड़ के राजा कौन थे? मान मौर्य थे, राज कर रहे थे, और उनके यहाँ सेवा किया करते थे ये। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ, अब चित्तौड़ के ऊपर किसी दूसरी सेना ने हमला किया, तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की। तो बप्पा उनके राज में काम किया करता, तो मान मौर्य ने बप्पा को ये दे दी जिम्मेदारी कि आप ये विदेश सेना आ रही है, इनसे लड़ाई लड़ने का काम आप कीजिए, और उन्हें सिंधु तक खदेड़ दिया। और बप्पा ने वो काम बखूबी निभाया, और उन्हें विदेशी सेना को सिंधु घाटी तक या फिर सिंधु नदी तक उन्हें खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वेद उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। चार्ल्स मार्टेल कौन था? फ्रांस का सेनापति था, फ्रांस का सेनापति, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। उसी प्रकार से बप्पा रावल ने विदेशियों को परास्त कर दिया था, उनको खदेड़ दिया था। किसके कार्यकाल में? मान मौर्य के कार्यकाल में, मान मौर्य के राज करते टाइम में। तो इस प्रकार से बप्पा रावल के उल्लेख मिलता है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा उन्हें उपाधि दी गई थी, और इस प्रकार से एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। 737 में इसने शासन किया था मान मौर्य को परास्त करके, इस प्रकार से। इसके बाद में आगे के प्रतापी शासक हैं जिनका विशेष उल्लेख मिलता है, वह 753 के बाद में। अब 54, 55, 56 ये अलग हैं, तो डाउन पड़ गए, इनके बारे में विशेष उल्लेख नहीं वो अवेलेबल है। तो उसके बाद में है जैत्र सिंह। इसी यानी अभी गोहिल वंश ही पढ़ रहे हैं अपन, गोहिल वंश की प्रतापी शासक यानी महत्वपूर्ण शासक पढ़ रहे हैं। अगला है जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह कौन थे? 1213 ईस्वी में से 1253 तक इन्होंने राज किया मेवाड़ में। कब से कब तक? 1213 से लेकर 1253 तक। गोहिल के ही एक वंशज हैं जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी परमार वंश के शासक थे जो चित्तौड़गढ़ में राज किया करते थे। इनके कौन से टाइम में? 1213 के आसपास में। यानी गोहिल के ही एक वंशज है, यानी गोहिलों में से ही एक वंशज हैं जैत्र सिंह, महाराजा जैत्र सिंह। तो इन्होंने क्या किया? परमार राज कर रहे थे चित्तौड़ में इस टाइम में, इनके कार्यकाल में। तो चित्तौड़ में उनसे चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया, यानी चित्तौड़ में राजकाज करना खुद उसने शुरू कर दिया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। अब ये महत्वपूर्ण क्यों होगी जतर सिंह? इसलिए होगी क्योंकि इनके कार्यकाल में युद्ध हो गया, और युद्ध में इन्होंने गुलाम वंश के जो शासक थे, गुलाम वंश के शासक थे सुल्तान इल्तुतमिश से, तो उनको हरा दिया। अब हराते ही फिर इनकी चर्चा हो गई, चर्चा होते हैं ये महत्वपूर्ण हो गई इस प्रकार से। तो इनके पहले वाले शासकों में वो बात नहीं आई थी, इसलिए उनको मतलब वो सामान्य ही रह गए। तो भूताला का युद्ध कब हुआ था? अब ये बात ये आ गई कि भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद करें कि भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न ये है कि भूताला का युद्ध किन किन राजाओं के मध्य हुआ था? तो ये हो गई जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश कौन थे? दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम, दिल्ली के सुल्तान थे गुलाम वंश के। तो दिल्ली के सुल्तान थे, और जैतर सिंह मेवाड़ के महाराजा थे। तो इन दोनों के बीच में भूताला का युद्ध हुआ। भूताला क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम है। तो भूताला का युद्ध हुआ 1227 ईस्वी में, जिसमें किस कौन हारे थे? इल्तुतमिश सेना को परास्त किया था। इल्तुतमिश हार गए थे और जैतर सिंह जीत गए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीद मर्दन में
अब ये इतिहासकार हैं, इस बात में इनके लेख में लिखा है, जयसिंह सूरी ने लिखा है कि भूताला के युद्ध में जेतर सिंह की जीत हुई है। भूताला के युद्ध में जेतर सिंह की जीत हुई है और किसको हराया था? इल्तुतमिश को हराया था। ये बात कहाँ लिखी हुई है? जयसिंह सूरी के ग्रंथ है हमीर मदमर्दन में लिखी हुई है। जयसिंह सूरी के ग्रंथ में मदमर्दन में हमीर मदमर्दन ग्रंथ किसने लिखा? जयसिंह सूरी ने। याद कीजिए इसका। भूतला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किन किन के बीच में हुआ? महाराजा जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। कौन जीता कौन हारा? जेतर सिंह जीते और ये इल्तुतमिश हार गए। तो ये बात हो गई इसमें। इसके बाद में इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। किस ग्रंथ में? हमीद मदमर्दन में। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है जेतर सिंह की प्रशंसा में कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। क्योंकि दिल्ली में साम्राज्य का चल रहा था गुलाम वंश का। गुलाम वंश के जो सुल्तान थे वो राज चला रहे थे, और उस टाइम में मेवाड़ में राज चल रहा था गोहिल गोहिल वंश का। तो गोहिल वंश के जो प्रतापी शासक थे महत्वपूर्ण जेतर सिंह थे। क्यों हो गए? क्योंकि इनके बीच में युद्ध हो गया। युद्ध में मेवाड़ वाले जीते थे, इसलिए उनको हराए, तो ये महत्वपूर्ण हो गए। तो विरोधियों तक भी इन्होंने प्रशंसा की थी। उसके बाद में 1253 हो गया। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण राजा आए वो आए रतन सिंह। रतन सिंह तो ये भी गोहिल वंश के ही हो गए, क्योंकि गोहिल वंश के पढ़ रहे हैं अभी तक अपन। तो गोहिल वंश के शासक, इनका कार्यकाल था 1302 से 1303 तक। कार्यकाल छोटा ही था, ज़्यादा लंबा नहीं था, 1-2 साल का ही। 1302 से 1303 तक। लेकिन इनका कार्यकाल है वह भी विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। वो क्या है? रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली के जो अगले सुल्तान आए उससे पहले वालों ने इल्तुतमिश हार गए थे, तो वहाँ जो दूसरे बैठे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? 1303 में आक्रमण किया, 1303 में। जिसका आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, यानी साम्राज्य को बढ़ाना उनका विस्तार था एक तो, और चित्तौड़ की सामरिक दृष्टि से सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता के कारण भी लिया था। खुद इतिहासकार मानते हैं 1540 में एक ग्रंथ आया था, पद्मावत ग्रंथ है। और पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया था। पद्मावत ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, वे चित्तौड़ पर इसलिए आक्रमण किया उन्होंने कि वे रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे, और उसी के चक्कर में उन्होंने युद्ध कर दिया। जब उन पद्मिनी को नहीं सौंपा गया तो उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध का फिर परिणाम बहुत ही मतलब विश्व प्रसिद्ध है, जो भी परिणाम निकला था वो। फिर इसके बाद में है पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे, तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब 1303 में चित्तौड़ पर हमला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, तो उस टाइम में रतन सिंह तो वीरगति को प्राप्त हुए थे। रतन सिंह तो महाराजा रतन सिंह तो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके साथ साथ दो नाम और हैं, गोरा और बादल। ये सेनापति थे किसके? राणा रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। तो इनका नाम विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि दो और हैं जयमल और पत्ता, वो दूसरे युद्ध में आएंगे और फिर उसके बाद में दो और आएंगे। तो इस प्रकार से इनका नाम विशेष बार पूछते हैं कि गोरा बादल किस महाराजा की तरफ से लड़े थे। तो ये सेनापति थे रतन सिंह की सेना में, और इन्होंने गोरा और बादल यानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लड़ते लड़ते बहुत ही मतलब बहादुर तरीके से इन्होंने युद्ध लड़ा था, और लास्ट में बच नहीं पाए थे हालांकि। और फिर नहीं बच पाए। जब युद्ध की हार की सूचना मिली, महल में मिली, तो रानी पद्मिनी सहित 1600 महिलाओं ने, यानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था, अग्निकुंड में मतलब स्नान कर लिया था, अपने आप को झोंक दिया था ताकि उनको कुछ नहीं मिले इस आधार पे। तो इस युद्ध में जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे थे
वो मतलब उनको नहीं प्राप्त हो सकी फिर जो भी है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ उनका इतिहासकार कौन था, यानी अमीर खुसरो उनका इतिहास लिख रहे थे। तो उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ की गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। इस बात में ध्यान रखें कि इस युद्ध में राणा रतन सिंह की हार हुई थी और बहुत ज़्यादा त्रासदी घटित हुई थी, क्योंकि 1600 महिलाओं ने तो जौहर कर लिया था। 1600 महिलाओं ने जौहर कर लिया था। और जौहर कहते हैं कि जब युद्ध में हार जाते हैं बाहर, तो पीछे से महिलाएं होती हैं, वे मतलब शत्रु सेना के हाथ नहीं लगे और वे या तो जल जौहर यानी जल में कूद के समाधि प्राप्त कर लेते हैं, या फिर अग्नि में। तो ये इन्होंने सबने 1600 महिलाओं ने अग्नि में कूद करके समाधि प्राप्त कर ली, तो इसको जौहर कहते हैं। और जब युद्ध में पुरुष सेना भी बाहर मैदान में हार जाती है, तो जब दोनों काम हो जाते हैं और युद्ध हार जाते हैं, तो उसको सम्मिलित रूप से साका कहते हैं, साका। तो ये पूरा साका हो गया। इसके बाद में है अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था उसने बाद। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जीत गई। इस युद्ध में जीतने के बाद उनका पुत्र था खिज्र खां। खिज्र खां, और खिज्र खां को चित्तौड़ का राजा बना दिया उन्होंने। किसको बनाया? खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, उसको चित्तौड़ का राजा बना दिया और नाम धर दिया, चित्तौड़ का नाम बदल दिया कि खिजराबाद कर दिया। अब इसको खिजराबाद बोलेंगे, कोई चित्तौड़ नहीं बोलेगा। ये बात इन्होंने पक्की कर दी। इसके बाद ही गुहिल वंश पूरा समाप्त हो गया यहाँ पे। तो रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। इसके बाद में अलग वंश का शासन आ जाएगा फिर। अभी तो देखें तो खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया यहाँ पे। इसके बाद में क्या होता है देखना। 1326 में फिर राणा हमीर आए। 1326 में। अब ये कहाँ से आए? जब जब राज तो खिजराबाद का हो गया था, खिजराबाद उसका नाम बदल दिया गया था। तो ध्यान से सुनिए इस बात को कि मेवाड़ की तो हार हो गई थी, हार हो गई थी, लेकिन जो मेवाड़ के जो लोग थे, अन्य जागीरदार थे, अन्य सामंत थे, वो सब संगठित रूप से पीछे से संगठित होकर के उन्होंने अपनी मतलब जो मातृभूमि थी उसको वापस प्राप्त करने के लिए, खिजर खां से वापस प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई। और योजना बनाने के बाद में उसको एक तरीके से हराया वापस खिजर खां को, और हरा करके पुनः इसके ऊपर राज किया। तो अब अगला पढ़ेंगे राणा हमीर कौन थे। 1326 से 1364 तक इन्होंने राज किया। सिसोदा ठिकाने की जागीरदार, सिसोदा गांव का नाम है और गांव को ही ठिकाना बोलते हैं जो बड़ा प्रसार प्रसार का होता है। तो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे हमीर, राजा नहीं थे बल्कि जागीरदार ही थे। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना कर दी। अब यानी कि एक बार तो वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चला गया था, खिजराबाद उसका नाम हो गया था, लेकिन ये जो जागीरदार थे इन्होंने अपनी सेना गठित करके और वहाँ के लोगों का साथ प्राप्त करके 1326 में चित्तौड़ पर हमला किया। और हमला यानी चित्तौड़ पर हमला किया और हमला करके गुहिल वंश के थे, तो गुहिल वंश की पुनः स्थापना इन्होंने कर दी। और सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। फिर सिसोदिया कहने लगे, गांव के नाम से गांव नाम निकल गया उसका, सिसोदा का था वो मूल रूप से, तो सिसोदिया सिसोदिया कहने लगे। अब सिसोदिया का राज हो गया, कहने का मतलब ये हुआ। अब हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह, हमीर के दादाजी का नाम लक्ष्मण सिंह था, अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध यानी इसी राणा रतन सिंह की तरफ से लड़े थे। वो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़े थे, विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि राणा हमीर आए थे और हमीर सिसोदा ठिकाने के थे, सिसोदा ग्राम के थे, सिसोदा ठिकाने के थे, और उन्होंने पहले वापस स्थापना की तो सिसोदिया बन गए। और फिर उसके बाद में आए तो उनके वंशज आने लग गए। इस प्रकार से सिसोदिया कहला, यानी कि मेवाड़ के अब गोहिल वंश का राज नहीं है, सिसोदिया वंश का राज हो गया। सिसोदिया कहने लगे, गांव की वजह से सिसोदिया कहलाने लगे, वैसे राज गुहिल वंश का ही था, क्योंकि ये गुहिल वंश की पुनः स्थापना की, ये बात इसमें पहले ही क्लियर हो चुकी है। तो उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक जो भी हुए उनको सिसोदिया कहा जाने लगा। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहते हैं? क्योंकि मेवाड़ तो चला गया था खिजर खां के हाथ में, खिजराबाद हो गया था इसका नाम तो, पर दोबारा से मेवाड़ की मतलब सुरक्षा का जिम्मा किसने उठाया था? राणा हमीर ने उठाया था। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। तो प्रश्न इस बात का अब अलग अलग प्रश्न मिलते जुलते आएंगे कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो राणा हमीर को। इस बात का याद रखें कि मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ में प्रशिस्त दी गई। यानी विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहते हैं। विषम घाटी पंचानन क्यों कहते हैं? यानी विकट आक्रमण में सिंह के समान लड़ने वाला,
विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट यानी खतरनाक जब आक्रमण होता है तो उसमें शेर की तरह खड़ा रहे सामने। तो ऐसी बात किसमें थी? राणा हमीर में थी। और राणा हमीर की इसी की वजह से विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई इनको। ये बात किस में लिखी हुई है? राणा कुंभा ने बाद में कीर्ति स्तंभ का उल्लेख करवाया था, तो कीर्ति स्तंभ में ये बात लिखाई गई है, विषम घाटी पंचानन की बात लिखाई गई है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं को परास्त किया था। सिंगोली बांसवाड़ा में है वर्तमान में। तो ये है, हमीर ने सिंगोली का युद्ध किया। तो सिंगोली का युद्ध किन किन के प्रश्न आ जाएगी? सिंगोली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम और हमीर के बीच में हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? हमीर की जीत हुई थी, राणा हमीर की जीत हुई थी। इस प्रकार से तो ये राणा हमीर के बारे में छोटा सा ये बात थी, महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इन्होंने दोबारा चित्तौड़ को आज़ाद करवाया अलाउद्दीन खिलजी के उससे पुत्र से। और इसके बाद में ये हो गया 1326 से 1364 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद में आया है महाराणा लाखा। 1382 से 1421 तक इनका कार्यकाल है। 1382 से 1421 तक महाराणा लाखा। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। यानी महाराणा लाखा ने अपना कार्यभार कब संभाल किया था, शुरू किया था? 1382 ईस्वी में। इसके बाद में अब जैसे 2021-22 चल रही है, 2021 चल रही है, फिर थोड़े दिन में 22 आ जाएगी। तो उसी प्रकार से ये 1382 ईस्वी की बात है, या अभी ये 2021 ईस्वी चल रही है। तो 1382 की बात है। मारवाड़ की रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। अब इसमें बहुत ही दिलचस्प बात है। 1382 में तो ये मेवाड़ के शासक बन गए कौन? राणा लाखा, महाराणा लाखा। मारवाड़ के रणमल की बहन, मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ जोधपुर वाले इलाके को कहते हैं। तो ये बात पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो मारवाड़ का शासक कौन था? रणमल, राव रणमल था, रणमल। और रणमल की बहन थी हंसाबाई, और हंसाबाई का विवाह लाखा से होना था। किससे होना था? राणा लाखा से होना था। हंसाबाई का विवाह होना था राणा लाखा से। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र से होना था। लाखा के पुत्र का नाम था चुंडा। लाखा के पुत्र का नाम था चुंडा, और इस रणमल की बहन थी हंसाबाई, और हंसाबाई का विवाह चुंडा से होना था। ये बात हो रही थी। लेकिन जब विवाह की बात आई तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि राणा लाखा ने विवाह कर लिया हंसाबाई से। राणा लाखा ने विवाह कर लिया। अब राणा लाखा के विवाह की स्वीकृति किसने दी? रणमल ने दी, उनके भाई ने दी। लेकिन वो किस शर्त पे दी? वो एक बात, उनकी एक संधि हुई थी, एक शर्त हुई थी, उस शर्त के ऊपर दी। कैसे? मारवाड़ की रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा से होना था। तब तक तो ठीक थी बात, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चुंडा से तो हुआ नहीं, चुंडा के पिता से ही हो गया, फिर उनका विवाह लाखा से ही हो गया। तो मगर परिस्थिति ऐसी बनी कि लाखा के साथ संपन्न हो गया। फिर इस विवाह के साथ यह शर्त रखी थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी, कहने का मतलब लाखा के बाद में मेवाड़ का जो राजा बनेगा ना, वो हंसाबाई का लड़का ही बनेगा, फिर चुंडा नहीं बनेगा। चुंडा कौन था? चुंडा लाखा का पुत्र था पहले का। तो इस प्रकार से तो क्या अब जो हंसाबाई के जो लड़का उत्पन्न होगा या लड़का जन्म लेगा, वह ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा, लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये बात लाखा को स्वीकार हो गई। लाखा को स्वीकार हो गई तो चुंडा ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप कर लीजिए शादी, और इनके पुत्र होगा वही बन जाएगा राजा, मैं नहीं बनूंगा। ये बात चुंडा ने कह दी। अब चुंडा ने कह दी तो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिसे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। यानी असली जो हक था पहले तो चुंडा का था, क्योंकि चुंडा बड़े थे और बड़े पुत्र थे। लेकिन ये बात शर्त हुई थी पहले उनके बीच में कि हंसाबाई के जो लड़का पैदा होगा उनसे ही वो ही राज करेगा मेवाड़ के ऊपर। चुंडा ने स्वीकृति दे दी। अब स्वीकृति देने की वजह चुंडा को राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। अब ये प्रश्न ये बन गया, क्योंकि विषम पिता भी तो थे, अपने पिता की मतलब शादी के लिए आजीवन कुंवारे रहे थे, इस प्रकार से। तो ये हो गया कि चुंडा को राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है। चुंडा को कौन थी? चुंडा कौन थी? राणा लाखा का पुत्र था। राणा लाखा का पुत्र था चुंडा, और उन्हें राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। अब राणा लाखा के समय में जावर माइंस में चांदी और शीशा खूब निकलता था।
बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो उदयपुर में है वर्तमान में ये। तो पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। इसके बाद में महाराणा मोकल, ये बाद में पढ़ेंगे, आधा घंटा हो गया इसमें। तो सबसे पहला ये बात याद रखेंगे कि राजस्थान के विषम पितामह किसे कहते हैं, तो चुंडा को कहते हैं। कौन थे चुंडा? राणा लाखा का पुत्र था। राणा लाखा का विवाह किससे हुआ था बाद में, यानी कि हंसाबाई से हुआ था। हंसाबाई कौन थी? अ, रणमल की बहन थी। रणमल कौन थे? रणमल मारवाड़ के शासक थे। इस प्रकार से। तो ये अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को धीरे पढ़ाया इसलिए गया कि 3-4 को ही कवर किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ा हुआ एक बार समझ में आएगा तो दोबारा आप रिपीट करेंगे। पहली बार में अगर सही समझ में नहीं आए तो दूसरी बार, 2 बार, 3 बार रिपीट कर लें, ताकि उसके आसानी समझ में आ जाएगा। अगली वाली वीडियो में फिर पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश करते हैं कि आगे भी आपको समझ में आता रहे। धन्यवाद।